हेलो दोस्तों, तो अगर आप STET पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपके सिलेबस में दिया गया है, चयनित कहानियों में पूस की रात एक कहानी दिया गया है जो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। इसको हम लोग आज विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। करते हैं कहानी की शुरुआत। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा। हल्कू अपने स्त्री यानी अपने पत्नी से कहता है, सहना आया है। कौन आया है? सहना आया है। ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे दोस्तों, निश्चित रूप से इससे पूछे जाने वाले सारे प्रश्न के आप उत्तर दे पाएंगे। लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं। हल्कू ने कहता है अपने पत्नी से, जो रुपया तुम्हारे पास रखे हुए हैं वो लाओ, मैं सहना को दे दूंगा। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? उसकी पत्नी कहती है, 3 ही रुपये हैं, अगर सहना को दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हाड़ में कैसे कटेगी? उसके कहने का मतलब है कि पूस की रात में जब ठंड काफ़ी पड़ती है, हाड़ मांस में जब ठंड लगेगी तो वो रात कैसे कटेगी बिना कंबल के? उसने कहा, यानी उसकी पत्नी ने कहा, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, यानी जब फसल कटेगी तब उसके पैसे लौटा देंगे, अभी नहीं देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। हल्कू सोचता है कि पूस सिर पर आ गई है, यानी पूस आने वाली है और ठंड में बिना कंबल के रात कैसे कटेगी। लेकिन ये सहना तो मानेगा नहीं, वो पैर जमाए रहेगा और गालियां देगा। अगर पैसे नहीं दूंगा तो वो गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दो, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। वो सोचता है कि अगर सहना को रुपये नहीं दूंगा तो वो गाली गलौज करेगा, इसलिए अपने पत्नी के पास जाता है और खुशामद भरे अंदाज में कहता है कि दे दो ना, कम से कम गला तो छूटेगा, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। किसने कहा? हल्कू ने कहा, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोच लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय। मुन्नी गुस्सा में कहती है अपने पति से, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो, कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? मुन्नी कहती है, कोई खैरात में मुफ्त में तो कंबल नहीं देगा। न जान कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। उसकी पत्नी कहती है कि हम गरीब लोगों का तो बाकी चुकाने यानी कर्ज चुकाने के लिए ही तो जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। वो कहती है कि पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, यानी ऐसी खेती तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो? उसकी पत्नी हल्कू से कहती है, मैं रुपये ना दूंगी। वो जिद पर अड़ जाती है हल्कू की पत्नी कि मैं रुपया नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मुन्नी कहती है, क्यों गाली देगा, क्या उसका राज है? अगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। मुन्नी भी समझती थी कि हल्कू जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है और उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है मुन्नी का। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। और वो मायूस होकर जाती है और
जो रुपया रखी हुई रहती है उससे निकालकर आले पर से रुपया निकालकर हल्कू कर को दे देती है और बड़े ही प्यार से कहती है, तुम खेती छोड़ दो अब की बार से, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। तुम मजूरी करो और मजूरी में सुख से एक रोटी तो कम से कम खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। उसकी पत्नी कहती है, कोई धौंस तो ना जमावेगा, अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। वो कहती है कि मजूरी करके आओ और उससे जो रुपया होता है वो भी खेती में झोंक दो और दूसरे का बातें भी सुनो। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। हल्कू मायूस मन से बाहर गया, इस प्रकार से चल रहा था, इतने कष्ट से रुपया लेकर जा रहा था, उसे लग रहा था मानो मैं अपना हृदय निकाल कर दे रहा हूँ। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। हल्कू मजदूरी कर कर 3 रुपया कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था, उसका मस्तक दुख से, गरीबी के बोझ से दबा जा रहा था। एक एक कदम जो वो बढ़ा रहा था उसको मानो मीलों चलने जैसा महसूस हो रहा था हल्कू को। पूस की अंधेरी रात, अब पूस की रात आ जाती है, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। काफ़ी ठंड थी और हल्कू अपने मचन्ना पर सोया हुआ कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था और ठंड के मारे उसका जो साथी था कुत्ता, वो अपने मुंह को पेट में दबाकर कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी, ना कुत्ते को नींद आ रही थी जो हल्कू का साथी था और ना हल्कू को नींद आ रहा था। तो उसके कुत्ते का क्या नाम था? जबड़ा नाम था। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जाड़ा लगता है? हल्कू अपने सर को घुटने में दबाकर पूछता है, क्यों जबड़ा, जाड़ा लगता है यानी ठंड लगता है? कहता तो था घर पर पुआल पर लेट रह। हल्कू जब खुद खेत जा रहा था तो कुत्ते को आने से मना कर रहा था। वो कुत्ते को कह रहा था कि घर में जो पुआल है उस पर तुम लेट जाओ। तो यहाँ क्या लेने आए थे? लेकिन कुत्ता ने उसकी बात नहीं मानी और वो हल्कू के साथ खेत में आ जाता है। अब खाओ, ठंड में क्या करूं? और हल्कू कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था लेकिन तुमने नहीं माना, अब मेरे साथ तुम भी ठंड में पड़े रहो। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। वो कुत्ता से कहता है, तुम्हें क्या लगता था मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े मेरे साथ चले आए। अब रो नानी के नाम को, अब नानी का नाम लेकर रोते रहो। जबड़ा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं की दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। हल्कू कहता है, कुत्ता जब हल्कू की आवाज़ सुनता है तो वो और ज़ोर से कूकू करने लगता है। तो हल्कू कुत्ते से कहता है, अब कल से नहीं आना, नहीं तो तुम ठंडे पड़ जाओगे यानी मर जाओगे। यही रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बरब लिए आ रही है, उठूँ फिर एक चीलम भरूँ। फिर क्या करता है हल्कू? निश्चय करता है कि इस पछुए की ठंड, ये पछुआ का ठंड कहाँ से आ गई। पछुए को रांड कहकर संकेत करता और कहता, अब मैं उठूँगा और एक चीलम भरूँगा। किसी तरह रात तो कटे, 8 चीलम तो पी चुका हूँ। हल्कू तब तक 8 चीलम पी चुका होता है। यह खेती का मज़ा है और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। और वो कहता है भगवान कुछ लोगों को ऐसी किस्मत दी है जिसके पास इतने मोटे मोटे कपड़े हैं कि उनको जाड़े में भी गर्मी का अनुभव होता है। जगदीर की खूबी
मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू कहता है कि मजदूरी हम मजदूर करें और मज़ा कोई दूसरा लूटता है। हल्कू उठा गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चीलम भरी। जबड़ा भी उठ बैठा। चीलम भरने लगा जब हल्कू तो जबड़ा भी उठ बैठा और हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जरा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। वो कुत्ते की ओर इशारा करके कहता, चीलम पिएगा? जाड़ा तो इस चिलम से नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा मन बदल जाता है। जबड़ा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकाती हुई आंखें से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। हल्कू ने कुत्ते से कहता, आज थोड़ी सी ठंड को काट ले, कल मैं तुम्हारे लिए भी पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबड़ा ने अपने पंजे उसके घुटने पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। हल्कू को कुत्ते की गर्म सांसें लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। वो हल्कू सोचा इस बार निश्चय करके कि अब मैं सो जाऊंगा, लेकिन इतनी ठंड थी कि वो अपने करवट को बार बार बदल रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। जब उसे किसी तरह न रहा गया, उसने जबड़ा को धीरे से उठाया, उसका सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। फिर जब ठंड नहीं कटी तो वो क्या किया, जबड़ा यानी अपने कुत्ते को अपने गोद में लिटाकर सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीने से उसे न मिला था। जबड़ा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। जबड़ा को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस प्यार की अनुभूति में ही स्वर्ग है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न तक न थी। हल्कू को उस कुत्ते के सॉरी उस कुत्ते के गंध से बिल्कुल ही घृणा नहीं आ रही थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी यह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। कहता है कि अगर कोई भाई भी रहता, मित्र भी रहता, तो इसी तरह से प्यार से हल्कू उसे गला लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था। उसने आज उसे इस दशा पहुंचा दिया। उसकी गरीबी उसे आज इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबड़ा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी, वह झटपटा कर उठा और छपड़ी से बाहर आकर भौंकने लगा। और थोड़ी देर सोने के बाद ही जैसे ही किसी जानवर की आहट जबड़ा के कानों में गई, जबड़ा झटपटा कर उठा और बाहर दौड़ गया और भौंकना शुरू कर दिया। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हाड़ में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। कर्तव्य जो है वो जबड़ा के हृदय में अरमान के भांति उछल रहा था। हल्कू बार बार बुलाता था, पर वो उसके पास नहीं आता था। एक बार के लिए आता भी था तो वो दौड़कर फिर से भाग जाता था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह बर्फ समा गया है, यानी नस नस में बर्फ समा गया है, ऐसा हल्कू को महसूस होता था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। जो सप्त तारा है वो कहा ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। उनका मानना था अभी आधी रात से ज़्यादा बची हुई है। हल्कू के खेत से कोई एक
गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोच चलकर पत्तियां बटोरा और उन्हें जलाकर खूब तापूं। हल्कू का मन हो रहा था सोच के बाद आऊं और पत्ती बटोर कर उसमें आग लगाऊं और उन्हें खूब तापूं, जिस आग से उसे गर्मी मिले और किसी तरह ये ठंड भागे। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। उसके मन में फिर ऐसा लगने लगा कि अगर कोई पत्ती बटोरते हुए रात के समय मुझे देखेगा तो वो डर जाएगा, सोचेगा कोई भूत तो नहीं है, कौन जाने कौन जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उबला उपला लिए बगीचे की तरफ चला गया। फिर हल्कू एक झाड़ू बनाता है और बगीचे की तरफ चला गया। जबड़ा ने उसे आते देख पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबड़ू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर लाते हैं, फिर उसमें आग लगाकर उससे क्या करेंगे, अपनी ठंड को भगाएंगे। टौटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबड़ा ने कूं करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चलता जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूल की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक है आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसके बाद जबड़ा जब वो पत्ते को झाड़ू से बटोर रहा था, जबड़े को एक हड्डी मिल गई, उसे चिचोर रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। हल्कू क्या किया, वो चिलम वाली आग जमीन पर रख दिया और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। हल्कू आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने उताकर बगल में दबा ली। उसने दोहर उठाकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्भ को हृदय में छिपा न सकता था। वो विजय गर्भ को यानी ठंड को भगाकर अपने जीत को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबड़ा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई, मानो कह रहा है ये उपाय तो आपको पहले ही सूझना चाहिए। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा न कराऊंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि को की ओर कातर नेत्र से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। उसने कहा ये सारी घटनाएं मुन्नी से बिल्कुल ही न कहना, नहीं तो वो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबड़ा आग के इर्द गिर्द घूमता उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलें, इसकी सही नहीं है। नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया।
फिर से वो कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा के झोंके आ जाने से जरा जग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस दबाए लेता था। जबड़ा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गाय का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई दे रही थी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबड़ा जबड़ा। जबड़ा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपने जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जोड़ पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसे पता था कि हमारी खेत को नीलगाय चर रही है, लेकिन ठंड के बजाय वो अनसुना कर रहा था और जबड़े के ऊपर भरोसा करके कह रहा था कि जबड़ा के होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जानवर मेरे खेत को चर जाए। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हेलो, हिलो हिलो हिलो। जबड़ा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंडा चुभने लगा, बिच्छू के डंक सा झोंका लगा और वह फिर बुझते हुए अलाव के पास बैठा। राख को कुड़ेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। हल्कू उठा, डंडे लेकर फिर ठंड के वजह से बैठ गया। जबड़ा अपना गला फाड़ कर चिल्लाता रहा। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी। फिर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी की रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। तभी मुन्नी की आवाज़ सुनाई देती है, धूप निकल जाती है, कि तुम आज सोते रहोगे। तुम यहाँ सोते रहे और उधर सारा खेत चट कर गया, चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर क्या कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जब जबड़ा मरैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था, लेकिन मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी। खेत की हालत को देखकर मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। हल्कू खुश था, पर मुन्नी दुखी थी। उसकी पत्नी हल्कू ने कहा कि पर मजूरी करके भर देंगे, कर्ज भर देंगे, माल गुजारी भर देंगे, पर इस पूस की रात में, इस ठंड भरी रात में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था पूस की रात कहानी जो आपके सिलेबस में दिया गया। आई होप आपने पूरे वीडियो को देखा होगा और ये कहानी आपको समझ में आया होगा, जो एक गरीब किसान की कहानी है और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया। दोस्तों, अगर आपने पूरे वीडियो को देखा होगा तो निश्चित रूप से इससे एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी
हो गई होगी और बहुत अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी में जुटे होंगे।